हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज के एक और सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैथ के 25 सवाल जिन्हें पूछा गया था 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। तो चलिए डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आया है तो मेरे इस एप्लीकेशन EDU24 को एक बार आप डाउनलोड करके एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी A to Z आपकी कंप्लीट कराई जाती है। इसके अंदर आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि ये आपके सामने कुछ कोर्सेज हैं। इसमें ये आज तक के जितने भी एसएससी के जीके जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन है वो क्विज फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे, जिनसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी अवेलेबल है तो उसमें भी हेल्प मिल जाएगी। बाकी इस एप्लीकेशन पर कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस को आप कर सकते हैं। डेली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन कोर्सेज में डालता हूं, तो एक बार इनको भी आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेज मेरे इस ऐप पर नजर आएंगे। तो लीजिए भी, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। सवाल पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे। वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य हो। डिविजिबिलिटी चेक करने के हमें सारे मेथड पढ़ाए जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो अगर कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है तो हमें क्या करना होता है, उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका योग करिए भाई। 5 और 7 आपका 12 हो गया, 12 7 19 20 और 26, यानी कि इसका जो कुल योग आया वो कितना आया, 26 प्लस एक्स। अगर ये संख्या 9 से विभाजित होगी और आपको ये देखना है कि इसको 9 से डिविजिबल करने के लिए इसका सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इस x की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं। अगर मैं इसमें 1 रख दूं तो इस संख्या का योग 27 हो जाएगा, और 27 आपकी 9 से डिविजिबल होती है, और x की संख्या 1 के रूप में वो सबसे छोटी संख्या भी है जो कि इस पूरी की पूरी संख्या को 9 से डिविजिबल बना देगी। तो x की लीस्ट वैल्यू हमें क्या मिली, यहां पर 1 मिली, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता। आसान है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, ज्योमेट्री पर आधारित सवाल है। ए बी और सी डी एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं जिनका केंद्र O दिया है। इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 दी है। ए बी और सी डी की लंबाई आपको 24 और 28 दी है। वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को बतानी है। बहुत ही कॉमन सवाल है जिसको आपके अलग अलग पेपर में पूछा जाता है। मान लीजिए कि सर्कल है, इस सर्कल के अंदर दो पैरेलल जीवाएं हैं, तो एक ये हो गई, एक ये दूसरी हो गई, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको कितनी दी है, 21। इस केंद्र से अगर मैं एक यहां पर, इसके केंद्र से दूसरी जीवा पर इस प्रकार से रेडियस को डिनोट करूं, ये रेडियस ही है ना भाई आपकी, है ना। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है उस जीवा को वो दो भागों में डिवाइड करता है। अगर ये आपकी ए बी है और ये आपकी सी डी है, तो ए बी की लंबाई इन्होंने 24 दी है, तो यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और अगर सी डी की लेंथ इन्होंने आपको 18 दी है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आधा हमने कर दिया। अब इन्होंने पूछा है कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये x है, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 21 माइनस एक्स। बस इस ऑपरेशन को हमें यहाँ पर लगाना था। पाइथागोरस इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे सामने x की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमारा r का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं एक एक करके। दोनों जो आपके ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए आप। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस वाले ट्राइंगल में आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 9 स्क्वायर प्लस 21 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों आर स्क्वायर की ही वैल्यू है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। 144 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 81 प्लस 21 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इस 81 को उधर ले जाएंगे तो 19 हो गया, 19 को अगर आप इसमें 44 में सम करेंगे तो ये कितना हो गया 63। इस 63 की वैल्यू आपके पास आई है कितनी 21 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ ले गया तो वो एक्स स्क्वायर में उधर पहुंच गया। अब इसको आप ओपन करके देख लीजिए, इसमें चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर लगा दीजिए, जो भी आपको सॉल्व करने का तरीका है वो लगा लीजिए। तो मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूं, तो ये हो गया आपका 21 माइनस एक्स प्लस एक्स, और दूसरा हो गया 21 माइनस एक्स। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, 21 से आपका ये 3 बार चला गया, यानी कि 3 की वैल्यू आ गई आपके पास 21 माइनस 2x। अब इस 2x को आप उधर की तरफ ले जाएंगे तो 3 आपका इधर की तरफ आएगा, तो वो कितना कर देगा इसको 18, और x की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई 9। अगर ये x की वैल्यू 9 है, ये 12 है, आपको पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट के रूप में ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15 हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होना चाहिए था ना भाई। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, ये आपका देखो 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 3 है, तो ये कितना होगा 3 इंटू 5 होगा ना, यानी कि इसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी निकाल ली आपने 15 सेंटीमीटर निकाल ली। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अगला है के का कौन सा मान होगा जिससे समीकरणों की प्रणाली ये और ये के अनंत हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इस तरीके के सवाल आपके एसएससी सीजीएल 2024 के लगभग हर प्रीलिम्स पेपर में आप लोगों ने देखे। हर आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी। जैसे कि अगर कभी भी दो इक्वेशन के आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके अनुपात, उनके रेशियो एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि x के अनुपात, x के जो गुणांक है उनके अनुपात, y के जो गुणांक हैं उनके अनुपात, और जो कांस्टेंट टर्म के अनुपात हैं इनके अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 की वैल्यू कितनी है 4 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 5 है, b1 की वैल्यू कितनी है 12 है, b2 की वैल्यू कितनी है k है। 4 से आपका ये 3, और 3 इंटू 5 15, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 15 आ गई, और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो बेसिक चीज है, अप्लाई करना हमें आता ही है इन चीजों को। चलिए यार अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने कहा है m और n क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। क्यू आर उन दोनों वृत्तों की एक सामान्य स्पर्श रेखा है, यानी कि कॉमन टेंजेंट है। एम एन की वैल्यू उन्होंने दी है, यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दी है वैल्यू। तो एक क्यू आर यानी कि जो कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ आपकी होती है, जो कि यहाँ पर इन्होंने क्यू आर दी है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को रटाया जाता है डी स्क्वायर, जो कि दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है, माइनस R1 और R2 का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहां से आपकी डी स्क्वायर की वैल्यू, जो कि इन्होंने दोनों के बीच की कितनी दी है 16 दी है। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। R1 माइनस R2 करोगे 12 में से 8 करोगे 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ से 240। अब इसको निकालना है, तो यहाँ से 16 निकल आएगा ना, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको आप 16 इंटू 15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक 4 कम हुआ है इसमें से, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4√15। तो देखो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी था ना यार, ये इसमें करेक्ट हो जाता। फॉर्मूला अगर पता है, इस तरीके की कंडीशंस को अगर आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाते हैं, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं आपको। ओके, चलिए भी डीआई से संबंधित सवाल है। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स ऑफ टाइप सी is less than the average production of type A bikes over the years. Over the years A की जो नंबर ऑफ बाइक्स हैं उनका पहले आप औसत निकाल लो। तो इसका मैं सम करूंगा भाई, 1 4 5 7 5 12 10 17 17 और 9 26 26 और 5 31 3 2 5 2 7 8 9 912 आ गया। औसत निकालना है 4 सालों का, तो डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो कितना आ गया 228 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि ये जो एक वाली प्रकार की बाइक्स का ओवर द ईयर अनुपात है, मतलब औसत है, वो बताइए कि कितने सालों में
टाइप सी की जो प्रोडक्शन है उससे क्या है, उससे वो कम है, यानी कि 228 से कम इसमें टाइप सी में। तो 228 से कम इसमें नहीं है, 228 से कम इसमें है, 228 से कम है, इसमें है नहीं है, यानी कि ऐसे कितने साल थे जिसमें 228 से वैल्यू कम थी, ऐसे 2 साल थे। तो यहां पर आपका आंसर क्या बन जाता, ऑप्शन नंबर 2 बन जाता। अगला सवाल है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही कॉमन सा सवाल है यार। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। आंसर नहीं नजर आ रहा आपको, ये ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो करके देख लो। ए स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। अब इसको ऐड करना है आपको, इसका भी आप कर दीजिए, ये भी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो देखो देखते ही नजर आ रहा है कट रहे हैं। यहाँ से एक्स कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, प्लस ये वाई स्क्वायर कॉमन हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यानी कि उत्तर कितना आया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया ना। तो इस प्रकार के जो सवाल होता है ना, उनको थोड़ा सा दिमाग में आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सवालों में आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में करोगे, जितने स्टेप अपने माइंड के अंदर ही आप रिड्यूस कर दोगे, उतना आपका देखो समय बचेगा। ये चीज को दिमाग में सोचा जा सकता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए इसमें लगाया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करवा रहे हैं हमसे इक्वेशन को, और आपको पता है कि जो ये सरल करने वाले सवाल है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका उत्तर क्या रहा। अगला है भाई, फिर से इन्होंने ये डी दे दिया यार। डी की ये जो फिगर है ये शायद मेरे पीछे छिप रही होगी ना, कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड is approximately what percentage of the total amount of salary paid during the period। तो जो कंपनी ने बोनस दिया है वो कितना प्रतिशत है जितनी सैलरी पे करी है उसके हिसाब से। तो बस हमें ये निकालना है। तो पहले बोनस निकाल लें भी। देखो 2010-11 से लेकर 14 तक आपका जो बोनस है वो इतना है, ये वाला जो है आपको शायद दिख रहा हो मेरे पीछे। तो इसको कुल मिलाकर क्या करना है, मुझे जोड़ना है। तो चलो भी जोड़ते हैं, 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20, 2 11 5 16, 6 आपका 22 और 8 30, 3 3 6, 2 8, 3 11 और 3 14 और 3 17। तो 17 लाख आपने टोटल क्या निकाला है, बोनस निकालना है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी देखो इसके अंदर दी गई है, इसको जोड़ लो। 8 और 6 14, 14 और 4 18, और ये 2 6 3 9 11 12, 5 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, ये 17 28 आपकी क्या आ गई, टोटल सैलरी आ गई। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो 17 है ये आपकी टोटल सैलरी का कितना प्रतिशत है। तो मुझे कुल मिलाकर बस क्या करना है, 17 डिवाइडेड बाई 1728 इंटू 100 करके बताना है कि कितना है। अब ये 17 से आप इसको करिए भाई, 17 से 1 है ना, फिर उसके बाद 10, 17, मतलब आप लगभग इसको 100 के करीब देख रहे हैं ना, तो लगभग 1% के करीब नहीं आ रहा है यार, लगभग लगभग 1% के करीब आ रहा है। तो उसके अप्रोक्सीमेशन के तरीके से आप इसके ऑप्शन नंबर बी को चूज कर पाते इसमें। वैसे तो ये 0.98 समथिंग आता, तो वो आपका लगभग 1% के करीब ही है। ओके, चलिए भाई अगला सवाल है, यदि किसी सिलेंडर की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों को बताना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, अगर कोई भी सिलेंडर की हम बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका 2 पाई आर, और फिर आपका अंदर आ जाता है एच प्लस आर, क्योंकि आपको नीचे का भी देखना है और वक्र वाले 2 पाई आर एच को भी देखना है। 2 पाई आर स्क्वायर और फिर 2 पाई आर एच का सम करोगे तो यही आएगा। कर्व्ड सरफेस जो एरिया होता है
वो सीधे सीधे भी मैंने बताया वो क्या था, 2πRH। अब इसका मुझे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दुनिया भर के तरीके हैं करने के लिए आपके पास। चाहे आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन अगर मैं सीधे सीधे ऐसे ही आपका अनुपात निकालूं कि टोटल सरफेस एरिया और इसका अनुपात, तो चलो मैं ऐसे डायरेक्टली अनुपात निकालता हूं। तो ऊपर क्या आ गया, 2πRH प्लस 2πR² और नीचे क्या है, 2πRH। इसको मैं ऐसे ही अगर डिवाइड करूं तो इससे ये एक बार पूरी बार चला गया, 1/2πR² अपॉन 2πRH। तो 2 पाई से 2 पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया, यानी कि 1 + R/H। ये हमारा अनुपात आएगा। आर की वैल्यू इन्होंने आपको कितनी दी है, 1 + हाइट आपकी 12 है और डायमीटर 28 है। तो डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो गई, 14, और जो हाइट है वो कितनी है, 12। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 और 7 × 6 = 13/6 आ गया ना भाई। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए था ये करेक्ट हो जाता ना। तो आप इसको पहले कैलकुलेट करो, इससे बढ़िया इसका जो आपका फॉर्मेट बन रहा है उसको ही सिंप्लीफाई कर लो, तो फिर उसके बाद ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने जैसा रह नहीं जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। किसी कंपनी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात आपको दिया गया है 5:3। ठीक है, जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं भर्ती की जाती हैं तो अनुपात इतना हो जाता है, कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं। यार अब इसमें मतलब क्या ही मैं बताऊं, आपका जो अनुपात है वो 5x और 3x है। किसका है ये, आपका मेल और फीमेल का अनुपात। अब आपने इसमें क्या किया है, कुछ महिलाओं को भर्ती कर लिया है। तो महिलाएं कितनी थी, 3x, कितनी भर्ती कर ली, 150 भर्ती कर ली। और अब जो अनुपात है पुरुषों के साथ, यानी कि अब जो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है 5x अपॉन इतना, वो कितना हो जाता है, 5:4। अब यहां से x की वैल्यू के लिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20x, 15x, 750। ये आपका 5x का वैल्यू आ गया। ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 150। x की वैल्यू 150 है तो आपसे पूछा है कि कितने पुरुष कार्यरत हैं, तो कितने पुरुष हैं, 150 पंजे 750 हो गया ना आपका ये बी वाला ऑप्शन। अगेन आसान सवाल है, इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये 5:3 पहले, अब 5:4 अनुपात हो गया मेल फीमेल का। तो मेल तो उतने ही थे, ये 3 से बढ़कर 4 हो गए, यानी कि एक की जो वैल्यू थी वो 150 थी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, मतलब 150 × 5 यानी कि 750। वैसे भी कर सकता है, जैसे मन करे। नए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करने का रहता है, तो इसलिए मेरे को चीज एकदम बेसिक से थोड़ी सी कवर करनी पड़ती है। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी को 90 दे दिया है, सीएम एबी पर लंब दे दिया है, एबी की वैल्यू 18 है, बीएम की वैल्यू 6 है, सीएम की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलो भाई एक बार ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता है ना। तो ये आपका ए सी बी, क्योंकि एंगल सी इन्होंने 90 दिया है तो मैंने यहाँ पर इसको 90 बना लिया। सी एम आपकी ये वैल्यू है, जिसको इन्होंने क्या कहा है, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ए बी की वैल्यू इन्होंने टोटल वैल्यू जो है वो कितनी दी है आपको, 18। बी एम यानी कि ये वाली वैल्यू इन्होंने कितनी दी है आपको, 6। तो ये पूछ रहे हैं कि सी एम यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होगी। आप ट्रायंगल के एरिया वाले कॉन्सेप्ट से इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो ए एम है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 18 थी, ये 6 है तो ये आपकी 12 रहेगी। तो आप क्या कीजिए, इस वाले ट्रायंगल में ले लीजिए। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की तरफ अगर आप आएंगे तो उससे आप कोशिश करिए कि उससे आपकी सिचुएशन किस प्रकार से बन सकती है। इक्वेशन आपकी फॉर्म करनी है, आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फिर आप इस वाले इक्वेशन से एक अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। फिर उन दोनों इक्वेशन में जो आपकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उनको इक्वेट कर देंगे, उनको बराबर रख देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। भाई देखो, जब मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ करके आएगा, उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। जब इसमें लगाऊंगा तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा। फिर मैं उन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दूंगा, वहां से मेरी कुछ वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद मैं टोटल ट्रायंगल के अंदर वैल्यू को लगाकर चीजों को सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। इसको आप लोग करोगे तो इसको मैं एक बार आप लोगों को होमवर्क में देता हूं और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी क्या आई। मैंने बता दिया है वैसे, बस आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। एक मोटर बोट को
धारा के साथ जाने में 18 घंटे और उसी दूरी को वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा? यार, डाउनस्ट्रीम स्पीड आपका क्या होती है जब डाउनस्ट्रीम हम जाते हैं? हाँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पीड डाउनस्ट्रीम। तो जो आपकी बोट की स्पीड होती है और स्पीड स्ट्रीम की स्पीड होती है उसका सम। अगर मैं स्पीड अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो बोट की जो गति होती है उसमें से आप स्ट्रीम की गति को माइनस कर लेते हैं। एक एक करके जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूरी वो बराबर ही ट्रेवल कर रहा है, 18 घंटे में डाउनस्ट्रीम और 36 घंटे में वो आपका अपस्ट्रीम। तो पहली जो दूरी है वो क्या है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है डाउनस्ट्रीम जाने में? b+s, और समय कितना लगा उसको? 18। ये दूरी बराबर है किस दूरी के? चाल गुणा समय, यानी कि अपस्ट्रीम के, जिसमें इसको कितना समय लगा? 36। तो 18 दूनी 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। b+s = 2b-2s। तो 3s की वैल्यू b के बराबर हो गई, और यहां से आपका अनुपात आ गया s और b का कितना? 1:3। तो इन्होंने किसका पूछा है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, वो कितना है? 1, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि 1:3। 3:1 है क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट। हाँ, तो बोट और स्पीड स्ट्रीम का तो 3:1 आया है ना, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूरी बराबर है, समय दिया है, आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड के बारे में पता है, आंसर आपका 3:1 आ जाता। अगला है समांतर चतुर्भुज PQRS में O एक आंतरिक बिंदु है, ऐसा कि OP और OR बराबर है, SOQ का कोण को माप कीजिए। रोम्बस है भाई, ठीक है। अब रोम्बस की सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या होता है, इसको आप नाम दे दीजिए। मैं चलो इसको एक बार ना नए तरीके से ड्रॉ करता हूं दोबारा से, ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं। ये आपका रोम्बस हो गया, इसको आप नाम दे दीजिए। ये समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इंटीरियर में एक पॉइंट O है, वो इस प्रकार से है कि OP जो है वो OR के बराबर है, यानी कि ये जो है वो इसके बराबर है। SOQ SOQ ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सिचुएशन क्लियर है, SOQ का माप आपको बताना है। तो भाई देखो, रोम्बस के अंदर ना आप लोगों को अगर रोम्बस की थोड़ी बहुत कंडीशन पता होंगी तो इसकी सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, और जो इनके डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना एक दूसरे को, यानी कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं ना, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, इस तरीके से OP OR इन्होंने बराबर दे दिया, ठीक है। जो कि मतलब इस आपके परपेंडिकुलर वैल्यू को आप देख रहे हैं, अगर आप दो विकर्णों को काटता हुआ देख रहे हैं, वहीं पर कहीं पर वो लाई कर रहा है, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी? 180 नहीं बन जाएगी? ये टोटल 180 तो हो जाएगी आपकी सीधे सीधे, इसमें कुछ था नहीं वैसे, दुनिया भर का काम घुमाकर इन्होंने हमें दे दिया है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, ये SOQ जो है एक सीधी रेखा होगी, जिसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 हो गई। अगला सवाल देखिए भाई, 2021-2022 में कारों के कुल लक्षित उत्पादन का अनुपात 2019 और 22 की कारों के वास्तविक उत्पादन के साथ कितना है? यानी कि रेशियो बताना है टोटल टारगेटेड प्रोडक्शन 21 और 22 का। तो टारगेटेड कौन सा है? डार्क वाला। 21 और 22 का देखिए, 21 में 70 है, 22 में 80 है, तो 80 और 70 कितना हो गया? 150। इसका अनुपात 19 और 22 के एक्चुअल प्रोडक्शन से, 19 और 22, तो 19 में एक्चुअल कितना है? 36, और 22 में एक्चुअल कितना है? 65। तो 36 और 65 कितना हो गया? 6 5 11, और 7 और 3 10, तो 150/101। ये वाली सिचुएशन आपकी बनती है। अब आप इसको कट कर लो, अगर आपको किसी भी वैल्यू से इसको आपको कट करना है। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है? अच्छा, इन्होंने यहाँ पर बोला है 2022, तो 2 दिया है ना, तो इसको एक बार सारों को सम करना पड़ेगा। 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, तो यहाँ पर 2 आ गया। 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, तो ये 192 आना चाहिए था।
अब ये अनुपात आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 से कट जाएगा क्या ये? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 25 32, 25 32 देखो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर बन जाता। तो इन्होंने ये 2 जो है ना इसको भी देख लेना है, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है। इसको अच्छा हुआ कि यहाँ पर हमने पॉइंट आउट किया। यहाँ पर एंड दिया है मतलब 2021 और 20 का एक्चुअल प्रोडक्शन हमें देखना था। 2 दिया है मतलब सारा ही देखना है, 19 से लेकर 22 तक का एक्चुअल प्रोडक्शन जो है। ठीक है, अगला सवाल है, फिर से ये आसान सवाल है भाई। कॉस ए और साइन ए के सम की वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यार इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई बहुत खतरनाक काम हमें करना होगा क्या? इसका फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की सिचुएशन में यहां पर एक एल्जेब्रिक वैल्यू देखते हुए, जहां पर मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो मैंने होल स्क्वायर बना दिया, और जो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बनता उसको मैंने इससे एडजस्ट कर दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए करके। बस ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनती। अब ये क्या है? 1 है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी है वो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू दी है, इसका स्क्वायर कर लो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आएगी, फिर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ जाता, उसके बाद इधर स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाता? 1/8। अब यहाँ से ये आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया? 1 उधर चला जाएगा, माइनस 7/8। तो आपका साइन ए और कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया? -7/16। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है यार, इसके स्क्वायर को। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आपका कितना है नीचे? 16 है ना, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो आपका ऊपर 49 है और नीचे 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 256। ठीक है, 49 दूनी कितना हो गया? 98। तो 256 में से आप 98 माइनस कीजिए, तो 24 में से 9 गए तो 15, यानी कि 158/256। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये 79/128 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। समझ गए ना? इस इक्वेशन से हमने साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल ली। इस इक्वेशन को एडजस्ट करके हमने ऐसे लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ये नॉर्मल है, इसका स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर दी और ये वाला आंसर आपका निकल आया, जिसको 2 से डिवाइड करके आपका 79/128 आंसर निकल आएगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है। चलो भाई, इन्होंने पूछा है कि ए बी और सी में रिलेशन क्या रहेगा इस इक्वेशन में। यार आपको एक फॉर्मेट पढ़ाया जाता है जब आप किसी भी इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करता है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या मैं इसको 2a की पावर 3 लिख सकता हूँ? इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। b की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 27c को मैं 3c की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू आपको 18abc दी गई है। कभी भी अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz हुआ करे, तो आप लोगों को पता है कि उसमें जो आपके ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वो 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी वो वही है, 3abc यानी कि 9 दूनी 18, वो वैसे करके सिचुएशन दी है इन्होंने। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2a प्लस बी प्लस 3c की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती है। तो आप ये लिख सकते थे कि 2a या फिर ये b प्लस 3c, इसको ऐसे रख दीजिए, 2a को उधर ले आइए, b प्लस 3c का वैल्यू -2a के बराबर आ जाता है। ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया था ना, वो इसमें आपका करेक्ट होता है। ये आपने करे होंगे, दुनिया भर के सवाल अलजेब्रा के अंदर आप लोग इनसे प्रैक्टिस करते हैं। अगला सवाल है, दिए गए इस इक्वेशन का मान आपको बताना है। यार ये आपको कुल मिलाकर सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई वाले सवालों को आपको होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग मुझे आंसर बताइएगा कि कितना आएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? पता होना चाहिए। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, एडजस्ट करना है इनको। जो भी वैल्यू आएंगी उनके हिसाब से आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक
टर्म्स को सिंप्लीफाई करके बताना है आंसर कितना आया। एक वस्तु को दो हाथों से गुजरते हुए मूल लागत मूल्य से 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि एक आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। यदि पहला डीलर 30% का लाभ कमाता है तो दूसरे डीलर ने कितना लाभ अर्जित किया होगा। आपसे सिचुएशन जो उन्होंने पूछी है ना, ये बहुत ही सिंपल है। दो प्रॉफिट कमाकर आपका जो बनाया है वो 40 बनाया है, तो जो एक रहा होगा वो पहला वाला, उसने 30 कमाया, तो जो अगला वाला है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। एकदम सिंपल है। मतलब एक तरीके से ये सक्सेसिव जो प्रॉफिट बनता है उससे संबंधित सवाल है। मैं कहता हूं कि पहली जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी वो कितनी है, 100। पहला प्रॉफिट कमाया गया, आपने कितना कमाया, 30 का इन्होंने बोला है पहली सिचुएशन में, तो इसको कितने पर पड़ी वो, 130 पर। फिर आपने कुछ कमाया और फिर फाइनल जो आपका प्रॉफिट बन रहा है ओरिजिनल प्राइस पर वो कितना बन रहा है, 140 का। तो इस दूसरे से इसने कितने पर प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया है भाई, 10 का। तो डिवाइडेड बाई 130 करके इंटू 100 करना है मुझे। इस जीरो से इसको काट लीजिए। तो 13 से अगर आप देखोगे, 13 सत्ते 91 9, तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है इसमें। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट्स को आपको बस इसमें निकालना था और कुछ भी नहीं है, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका एडजस्ट हो रहा है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से एल्जेब्रिक इक्वेशन दी गई है आपको दो, तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताइए भाई, अगर ये वाली वैल्यू आपको इन्होंने इस इक्वेशन के अंदर दी है। फैक्टराइजेशन करना एक बेसिक इसमें तरीका रह सकता है हमारा। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें ए क्यूब है, फिर 3a² भी है, फिर 3a भी है, तो मैं 1 के साथ इसको होल क्यूब बनाकर कर सकता हूँ ना, या नहीं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को एडजस्ट करने की कोशिश करूं तो क्या मैं इस इक्वेशन को a प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 7 ऐसे करके नहीं कर पाऊंगा। मैंने 1 को जोड़ और घटा लिया तो फिर आपका एक कंप्लीट क्यूबिक इक्वेशन बन गया, नहीं बन गया। तो यहां से आपको पता चला कि a प्लस 1 की पावर 3 की वैल्यू 8 है, यानी कि a प्लस 1 की वैल्यू आपने कितने निकाल ली, 2 निकाल ली, और a की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 प्लस 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं करेक्ट हो जाता है इसमें, है कि नहीं। इस तरीके से कर पा सकते हैं ना, तो इसमें +1 -1 करके मुझे पता है कि मेरा ए प्लस 1 का क्यूब बन रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 छात्रों का एक सामूहिक परीक्षा में शामिल हुआ, 12 छात्रों का औसत 62 है, बाकी का 76 है, समूह का औसत क्या है। यार अब इसमें बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। 30 स्टूडेंट अपेयर होते हैं जिसमें 12 का औसत कितना है, 62। तो 12 का जो टोटल समय है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 छंग 72 और 2, ये आपका 12 का सम आ गया। बचे हुए जो आपके 18 थे उनका कितना दिया आपका, 76। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, टोटल सम होगा। तो आप 18 की मल्टीप्लाई कीजिए 6 के अंदर, तो ये आपका 8 6 3 1 इतना आएगा 18 का सम। अब ये टोटल सम कर दो भाई, 8 और 4 12, 7 4 11, 4 और 7 11, तो 2112, और इसमें टोटल कितने 30 है, ये आपको करना है। जीरो को हटाकर यहाँ पर दशमलव में लगा लो, 3 से 7 21, 70 दशमलव समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन हो जाता ना यार इसमें। तो ये बेसिक तरीका है, बाकी इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला तरीका आप याद रखिएगा, जो नए स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगला है साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज दर क्या है जिस पर 1040 रुपए इतने वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं। यार इन दोनों के बीच का अंतर बताओ कि इतने से इतना हो गया, कितना इंटरेस्ट बना है, 1230, 1040, 190 रुपए बनाया ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब साल इन्होंने आपको दिए हैं, रेट आपको बताना है, तो यार इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल आपका इतना है, रेट आपको बताना है, साल इन्होंने कितने दिए हैं, 3/2, डिवाइडेड बाई आप इसमें 100 करोगे, तो ये जीरो से ये जीरो काट लो। ठीक है, और इस 3 से कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 2 से आपका ये 52 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1900, इसको मैं उधर ले गया,
और 3 भी है ना इधर, है ना, डिवाइड बाई आपका 52 इंटू 3 है। इस प्रकार से ये आपकी आर की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको कट करके देख लो, कट हो रहा है क्या ये, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है ना मैंने। तो आप इसको अगर 26 कर लूँ, 950 हो गया, अभी एक बार और कट जाएगा, 13 आ गया, चौक 8, 2 सच्चे तो 475/39। तो आर की वैल्यू आई है 475/39। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक बार जाएगा 39 हो गया, 8 5, तो उसके बाद कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तो 12, 12 समथिंग आता, नीचे 39 रहेगा, 12 समथिंग ऊपर 7 आएगा, यानी कि ये जो 12/7/39 है ना, ये आंसर हो जाएगा इसमें। ये देखो, एक बार पूरी बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना बच रहा है आपका, 7 ही बच रहा है ना, तो 12/7/39, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो उम्मीदवार एक चुनाव में लड़े, 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 5% वोट अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% मिला और वह इतने वोटों से बहुमत से जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है यार, कुछ भी नहीं है। आप लोग बताइए कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि 100 टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, इसमें से 80% ने वोट डाले, यानी कि 80 ने वोट डाले। अब इसमें कहा है कि आउट ऑफ विच 5% को आपने इनवैलिड कर लिया, यानी कि 4 इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने अब आपके, इतने डले हैं, 76 यूनिट वोट डले हैं। और जो विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला, उसने वैलिड वोट्स, यानी कि जो वैलिड वोट्स है, इसका 70% रखा, तो 70% इसको मिला, तो 30% हारने वाले को मिला होगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर है 40% का, उसकी वैल्यू इन्होंने दी है आपको कितनी, 36480, है क्या नहीं, सही है ना। तो अब मेरे से पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो अगर 40 की वैल्यू ये है और मैं यहां से 100 की वैल्यू निकालूं, तो वो कितना हो जाएगा, 100/40 इंटू 36480, और ये 100 कितना है, ये 76 है। तो एक्चुअली में ये इस वाले 76 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, लेकिन मुझे 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/76 इंटू 100/40 इंटू 36480। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। क्या कह रहे हो कि सर वो तो आप करके बताओ कि कितना आएगा। चलो भाई एक बार देख लेते हैं कोशिश करके। तो ये आपका 5/2 हो गया, है ना, 2 से आपका ये 18 हो गया, ठीक है ना। ये 5% थे ना, तो 5% यानी कि 4 इसमें से माइनस करके 76 आया था, ठीक है। ओके, अब इसके बाद 5 है, नीचे से ही खत्म हो गया। अब इस 76 को कट करने के लिए देखो भाई, है ना, 4 से आपका ये एक, 4 निम 36, 4 से आपका ये 25 हो गया। 19 से देख लो भाई, 19 से कुछ कट रहा है क्या, कटना तो चाहिए। 19 से इसको कट करके देखो, अरे मैंने 36 को क्यों काट दिया, वो तो 36 480 था। एक मिनट रुको, इसको ऐसे छोड़ो, 36 480, नीचे अभी 2 है। ओके, इस 2 से दोबारा कट करो, तो ये आपका 18, 2 4 8, 19 से कट करो, 19 निम्मा 171, 11 14, 19 छिक्के 960, 25 पंजे 125, तो आपका लगभग 12 समथिंग आएगा। देखो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका इसमें, सी वाला, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो। मैंने आपसे कहा कि टोटल वोट 100 यूनिट है, इसमें से 80% वोटर्स ने कास्ट करा है, यानी कि 20 ने नहीं करा, यानी कि बचे 80 यूनिट। इसमें से 5% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, 5%, यानी कि अगर इस 80 का 5% निकालो तो कितना आएगा, वो आपका 4। तो आपका कितना बचा, ये है आपके टोटल जो वैलिड वोट्स है। इसका 70% मिला किसको, जीतने वाले को, हारने वाले को 30, तो जो अंतर है 40 का, वही वोट इसको मिले होंगे। तो 40% की वोट वैल्यू जो है वो आपको इतनी दी गई।
तो 100% की वैल्यू आपने निकाल ली, वो कितनी हो गई 100/40 इंटू ये जो नंबर है उसको थोड़ी देर के लिए मैं ए लिख देता हूँ। अभी जो 100 है 76 की वैल्यू है, लेकिन आपको इस वाले 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो उस 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 100/76 इंटू 100/40 इंटू जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 36480। इसको सिंप्लीफाई करके आपका ये सी वाला ऑप्शन आया। ओके, चलिए जी आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, तालिका दी गई है, इफ अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू परस्यू हायर स्टडीज इन केमिस्ट्री, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन केमिस्ट्री। 40% से मिनिमम होने चाहिए केमिस्ट्री में, तभी ये हायर स्टडी कर सकता है। पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट एलिजिबल है। भाई 40 से अब तो ये आपके हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स आउट ऑफ 50 है, ये आउट ऑफ 50, तो यानी कि डबल करके चलना है ना। तो अगर आपसे कहा जाए 20 एंड अबव, तो ये वाले स्टूडेंट हो गए ना 66, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना भाई, आउट ऑफ 50 है। आउट ऑफ अगर 100 होते तो वो परसेंटेज बनता, तो ये 20 एंड अबव का मतलब है 40 एंड अबव परसेंटेज में। तो ये स्टूडेंट है ना जो कि केमिस्ट्री में 40% से ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो ये वो संख्या हो गई जो कि केमिस्ट्री में हायर स्टडीज कर सकते हैं। अगला सवाल भाई, एक दुकानदार अपने सामान पर 40% की छूट देता है, वह आगे 20% की छूट देता है, इन दोनों क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बताइए भाई। अब आपको पता है ये छूट वाला 40 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया आपका 60, 60 में से 8 आपका माइनस होगा, तो ये 52 आंसर आ गया ना भी आपका, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये है भाई अंतिम सवाल आपकी आज की इस क्लास का। एक टंकी को दो पाइप अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकता है, एक 8 में एक 10 में, ठीक है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन एक अवरोध के कारण पहले पाइप से केवल इतना पानी बहता है, यानी कि एक्चुअली में जितना बहना चाहिए था उससे ना इतना ही बह पाता है, और दूसरे पाइप से 3/5 पानी ही बहता है। हालांकि अवरोध को अचानक हटा दिया गया और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर गई, पूरा प्रभाव शुरू होने में कितना समय लगा। देखो दो सिचुएशन है, जब आपने टंकी खोली, दोनों टंकी में उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भरना चाहिए था उस अवरोध की वजह से काम चलता गया। फिर एक सिचुएशन आई जब वो जो अवरोध था वो हटा दिया गया, उसके बाद लगे 3 मिनट, यानी कि इनकी कैपेसिटी से 3 मिनट में इन्होंने पानी को भरा। ऐसी सिचुएशन दी है ना। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो 3 मिनट लास्ट के हैं उसमें ये दोनों अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहे होंगे, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहता हूं कि टोटल वर्क कितना है 40 है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 5 यूनिट भरने की, इसकी कैपेसिटी कितनी है 4 यूनिट भरने की, और 5 और 4 यानी कि 9 यूनिट ये प्रति मिनट भर सकते हैं। तो 3 मिनट में कितना भर दिया होगा इन्होंने, 27 यूनिट भर दिया होगा लास्ट के 3 मिनट। बचा कितना, बचा आपका 17 यूनिट। ये जो 17 यूनिट इन्होंने भरा है ना, ये भरा था जब इनके ऊपर अवरोध लग रहा था। तो इसके ऊपर कितना अवरोध था 5/8, तो 8 का 5/8 यानी कि 5 की क्षमता से ही कर रहा था। इसके ऊपर कितना था 3/5, तो इसका 3/5 करेंगे यानी कि ये 15 की क्षमता से कर रहा था। उसमें इन छपनाओं से 17 यूनिट में कितना समय लगा वो हमें देखना है, क्योंकि इन्होंने हमसे ये पूछा है कि फुल फ्लो को होने से पहले कितना समय लगा। तो 5 और 15 का जो एलसीएम है वो 15 है, ये 3 ये 1, दोनों 4 के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है, ये 17 और 15 को इक्वेट करना पड़ेगा ना भाई मेरे को। फिर टोटल वर्क मेरे यहाँ पे 17 है, यहाँ पर 15 है ना। कुछ और इसमें तरीका देखना पड़ेगा मेरे को। इसकी कैपेसिटी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इसकी कैपेसिटी अगर 3/5/8, तो इसको 5/8 करो और इसको 3/10 करो, तो ये कितनी हो गई 25/8,
और ये कितनी होगी 12/10 या फिर 6/5, है ना। अब इनकी सम करो आप एक बार, मैं यहाँ पर करता हूँ। 25/8 और 6/5, 40, 125, 8×6 = 48, 40। मुझे तो 40 17 यूनिट ही कराना है ना, 17 कराना है, डिवाइडेड बाई 17 मेरा आना चाहिए था। देखो 17, देखो डिवाइडेड बाई यहाँ पर यही दिख रहा है ना, उससे भी आंसर निकल आता है। ये 17 यूनिट जो रिमेनिंग है आपका, बाकी कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। भाई रिमेनिंग 17 है तो डिवाइडेड बाई 17 के हिसाब से आपका वही वाला बनता ना, टोटल जितना भी टाइम का लग रहा है वो ऊपर चला जाता, तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बन जाता। इसके और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें आप फुल फ्लो के बाद सिचुएशन देख सकते हैं, पहले वाली रेट देख सकते हैं, उसके अनुसार अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलो भी इसको इतना ही रखते हैं। ये था आपका 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए सवालों का डिस्कशन सेशन। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम जैसे जो इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं उनके लिंक आपको दिए गए हैं, उन्हें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा और इसमें आपकी तैयारी के लिए जितना भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।